लाखों समस्याओं के बीच भी जो सुंदर और अनमोल है वो है जीवन। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री आज करेंगे मुलाकात। शाम 7 बजे पीएम आवास पर होगी बैठक। पीएम से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि साझा करेंगे 33 देशों की राजधानियों और यूरोपीय संघ के दौरे का अनुभव। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी के कारण जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजे के रूप में 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को दी मंजूरी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त प्रत्येक मकान के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा। अपनी युवा शक्ति के कारण भारत वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में दुनिया का कर रहा है नेतृत्व, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कहा, प्रत्येक कॉलेज और विश्वविद्यालय को बनना चाहिए नवाचार और उत्कृष्टता का केंद्र। आईआईटी जोधपुर के लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स 2 के उद्घाटन के बाद विद्यार्थियों को किया संबोधित। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ की बैठक। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सहित द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ करने पर हुई व्यापक चर्चा। फ्रांस में पहली भूमध्य सागरीय रायसीना वार्ता में भाग लेंगे विदेश मंत्री। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से बड़ा सम्मान, प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में दी गई जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने और पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से आज मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर के देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिलने वाले हैं। ये मुलाकात प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर शाम 7 बजे होगी। विदेश में गए प्रतिनिधिमंडल के सदस्य प्रधानमंत्री के साथ अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। पूर्व सांसद और पूर्व राजनयिक भी इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा थे, जिन्होंने 33 विदेशी राजधानियों और यूरोपीय संघ का दौरा किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के कुल 7 समूह ने विभिन्न देशों की राजधानियों का दौरा किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को सामने रखा। प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी, एससीपी की सुप्रिया सूले, कांग्रेस के शशि थरूर, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, उन जैसे 50 से अधिक विपक्षी सांसद, नेता और पूर्व राजदूत शामिल थे। इन लोगों ने 30 से अधिक देशों का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के काम की तारीफ की। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी के कारण जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजे के रूप में 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जाएगी। गृहमंत्री ने 29 और 30 मई को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने सीमा पार से गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र भी सौंपे थे। सीएसए में 30 मई को हुई जनसभा के दौरान पंडाल में मौजूद कानपुर की एक 7वीं कक्षा की 11 वर्षीय छात्रा शिवानिया ने ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई अपनी पेंटिंग मंच पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई थी।
चित्र में प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लिखा था वेलकम टू कानपुर। साथ ही इसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का चित्र भी शामिल था। ये चित्र भारतीय सेना द्वारा आतंकवादियों के लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर को नष्ट करने को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने शिवान्या तिवारी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाले चित्र के लिए उनकी प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे देश की सेना के पराक्रम ने सभी को गर्वित किया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा की गई इस पेंटिंग के माध्यम से आपने एक सशक्त और बदलते भारत की तस्वीर प्रस्तुत की है। उन्होंने शिवन्या को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वो अपनी कला के माध्यम से देश की प्रगति में योगदान देती रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है और वो शिवन्या जैसी युवा प्रतिभाओं पर भरोसा करते हैं कि वो इस संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत अपने युवाओं की प्रतिभा और क्षमताओं के बल पर वैश्विक चुनौतियों का समाधान ढूंढने में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने देश के सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं को देश की बेहतरी के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत आधुनिक विज्ञान और अपनी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत की दोहरी ताकत का उपयोग करके वैश्विक मंच पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका सोच, उनका चिंतन, उनकी उद्यमशीलता, उनका नया सृजन करने की सामर्थ्य अद्भुत है। और ये परिवर्तन का दौर हम देख रहे हैं कि आज दुनिया के अंदर किसी भी विकसित राष्ट्र के अंदर उस देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का अगर कोई योगदान दे रहा है तो भारत का नौजवान दे रहा है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन सारे विकसित देशों के अंदर प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी के अंदर, विज्ञान के अंदर, वहां की सीओ के अंदर, जहां भी आप संस्थान में देखेंगे वहां भारत का नौजवान ही नेतृत्व कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत है। बौद्धिक क्षमता के साथ हमारा सामर्थ्य, हमारी ताकत, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, हमारा आध्यात्मिक चिंतन भी है। हम केवल शिक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, हमारा चिंतन, हमारा विचार, हमारी सोच वह आध्यात्मिक भी है। इसलिए हमारे नौजवानों में आत्मविश्वास भी है, नए सपने देखने का सामर्थ्य भी है और उस नए सपने को साकार करने की ताकत भी। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत का युवा आज नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बनने की ओर अग्रसर है और आईआईटी ने इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आईआईटी स्नातकों ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई समय था हमारे पास गिने चुने स्टार्टअप हुआ करते थे। आज मुझे जब नौजवान लड़का मिलता है तो उसका दृष्टिकोण, विचार परिवर्तन हो गया। अभी मैं कुछ दिन पहले जब जापान गया था तो जापान के अंदर पूरी एक कॉलोनी का सेक्टर हमारे आईटी के नौजवानों का था और 25% जापान के आईटी सेक्टर को भारत के नौजवान संभाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब जापान के स्पीकर वहां एक इंडस्ट्रीज के लोगों का डेलीगेशन लेकर आए थे, तो पहले जब लेकर आए तब उन्होंने कहा हमें 25,000 नौजवानों की जरूरत है। अब आए 50,000 नौजवानों की आवश्यकता है। अब कह रहे हैं हमें 50 से ज्यादा लाखों लोगों की आवश्यकता है। कोई दुनिया का नहीं, आप दक्षिण कोरिया चल जाओ, रसिया चल जाओ, कोई देश ऐसा नहीं जहां देश के अंदर भारत के नौजवानों की कौशलता की आवश्यकता नहीं।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 14 जून 2025 तक फ्रांस, यूरोपीय संघ और बेल्जियम की 7 दिवसीय यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अपनी एक हफ्ते की यात्रा के पहले चरण में कल बेल्जियम पहुंचे, जहां उन्होंने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सहित द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद से लड़ने में बेल्जियम के समर्थन और एकजुटता का स्वागत किया और भारत की ओर से बेल्जियम सरकार के प्रति आभार जताया। दोनों नेताओं ने भारत और बेल्जियम द्विपक्षीय संबंधों और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की भागीदारी की भी समीक्षा की और इसमें मजबूत गति से प्रगति की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बेल्जियम और लग्जमबर्ग के भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बेल्जियम और लग्जमबर्ग के भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। उनके साथ भारत बेल्जियम संबंधों की निरंतर प्रगति और यूरोपीय संघ के साथ जुड़ाव पर चर्चा की गई। साथ ही उन्हें आतंकवाद का मुकाबला करने और भारत की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के प्रयासों से भी अवगत करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए कार्यों को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उत्तरदायी और मजबूत सरकार प्रदान की है। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार द्वारा लिए गए साहसिक निर्णय गिनाते हुए अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, 3 तलाक को खत्म करने, वक्फ संशोधन, नोटबंदी और महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र किया। 14 से पीछे जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वाज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी और तुष्टीकरण के साथ काम करने वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिविज्म। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ ले करके किए गए। सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी। लेकिन चुप बैठे हुए थे, सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज़ में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। विदेश मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जून से सितंबर के दौरान लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता रहा है। यह यात्रा वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण निलंबित कर दी गई थी और इसके बाद भारत चीन सीमा तनाव के कारण स्थगित रही। यह यात्रा अब फिर से शुरू हो रही है।
केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सिक्किम के नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेखला को अस्थायी इमिग्रेशन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर बताया कि पूर्वी सिक्किम के नाथुला और पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेखला को यात्रियों के लिए भारत में प्रवेश और निकास के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ अस्थायी चेक पोस्ट बनाया गया है। विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के बीच लिपुलेख दर्रा और नाथुला दर्रा मार्गों से इस यात्रा का आयोजन करता रहा है। ये यात्रा केवल वैध भारतीय पासपोर्ट रखने वाले पात्र भारतीय नागरिकों के लिए खुली है, जो धार्मिक उद्देश्यों से कैलाश मानसरोवर जाना चाहते हैं। देश हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। ये वो दिन है जब भारतीय सैनिकों ने दुर्गम पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे खदेड़ते हुए जीत हासिल की थी। ये युद्ध भारतीय राजनीति, सैन्य रणनीति और कूटनीति के समन्वय का अद्भुत उदाहरण बना। भारतीय सेना 26वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में वीर जवानों की वीर गाथा और बलिदान की गूंज एक बार फिर से जीवंत करने को तैयार है। इस वर्ष भारतीय सेना कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। सेना के अधिकारी शहीदों के घर जाएंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। सेना के अधिकारी 25 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर शहीदों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें धन्यवाद पत्र और स्मृति चिन्ह देंगे। सरकारी लाभों की जानकारी भी देने वाले हैं। भारतीय सेना के इस अभियान का मकसद उन 545 वीर सैनिकों के परिवार वालों को सम्मानित करना है जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। परिवार वालों से वीर शहीदों की यादों और विरासत से जुड़ी चीज़ें भी ली जाएंगी और इसे द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल में सम्मानपूर्वक जगह दी जाएगी। इसका समापन 26 जुलाई को कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में श्रद्धांजलि समारोह के साथ होगा। सेना के मुताबिक ये अभियान शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश की आने वाली पीढ़ियों में सेवा और बलिदान के मूल्यों को भी बढ़ाएगा। भावी पीढ़ी उन वीर सैनिकों के बलिदान, साहस और देशभक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल की चोटियों पर भारत का परचम दोबारा लहराया था। एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं, कल फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। ये मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक 14 दिवसीय वैज्ञानिक मिशन है जिसमें अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। From the Indian Space Research Organization, AX-4 pilot Shubhanshu Shukla. Namaste. I am Group Captain Shubhanshu Shukla. A fighter pilot for 15 years, he was selected as one of 4 Indian astronauts in 2020. Captain Shukla, are you ready for the ride? Will you do some yoga in space like your idol Rakesh Sharma did in 1984? The first Indian astronaut, Wing Commander Rakesh Sharma, traveled to space in 1984. I grew up reading about him in textbooks and listening to his stories from space. I was deeply impressed by him. This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I've been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps, and now consequently be here. The way this worked out for me was that probably a week before we arrived at Axiom was the time I came to know that I will be going. I was extremely excited to be here. I was very happy because this was a possibility for me to actually fly to space. You don't know how to respond to such things. Shuk's his wisdom, the knowledge
that he possesses, he could be 130 years old. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. You know, he's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. He is very focused, and he will basically go 1, 2, 3, 4 in a record time. I don't even know how he gets there so fast. The team that I'm flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that, I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight, but post this mission, these are going to be my friends for life. It has been an amazing journey. These are moments that really tell you that you are getting to be a part of something that is much larger than yourself. I can only say how extremely fortunate I am to be a part of this. It is my sincere endeavor through my mission to inspire an entire generation back home in the country. I want to use this opportunity to ignite curiosity among kids. Even if this story, my story, is able to change one life, it would be a huge success for me. I am Group Captain Shubhanshu Shukla, and I am the mission pilot for Axiom 4 mission. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से बड़ा सम्मान दिया गया है। टीम इंडिया को 2 बार विश्व चैंपियन बनाने वाले पूर्व दिग्गज कप्तान धोनी को प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई है। भारत के लिए 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले MS धोनी ने टीम इंडिया को 2007 में T20 और 2011 में वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी का खिताब दिलवाया था। इसके अलावा वो टीम इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 रैंक तक भी ले गए थे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं धोनी के क्रिकेट जीवन से जुड़े एक विशेष वीडियो के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। He will be looked at as one of the greatest cricketers ever to have come from India, without a shadow of doubt. The champion at his very best. Whenever you played against him, you knew the game was never over until the finisher, he was out. Oh, goodness. Some muscle, some power. I think for me, for MS Dhoni, it's the aura of the man. You go to India and you go to any ground, it doesn't matter what team he's playing for, people are just there to see him play. And they're there to see him play because of the way he just commanded games. As an Indian captain, you are under incredible pressure. And MS Dhoni never looked like he's under pressure. And to be able to be so cool and calm and calculated as a leader, made the right decisions as a leader, speaks volumes for the man. Through the offside, running through, could be run out. He's got him. India win. Massive for Indian cricket in terms of how he was able to conceptualize the idea of kind of winning trophies as a team, especially in an Indian context where there's a lot of hype around individuals. He really brought in this idea that we wanted to make Indian cricket great. Till then, no home team had won a World Cup. A lot of players in the back end of their career. He knew the skill sets that people possessed. He knew the strengths of the players that he had, and he used that to an optimum. Bit of a surprise here, Mahendra Singh Dhoni coming in ahead of Yuvraj Singh. His country needs him right now. MS Dhoni felt it was his moment to go out, and he realized against that attack, he was the man, if he stayed, to take the game home. And that's exactly what he did. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. One of the iconic cricket grounds, a World Cup final, MS Dhoni, captain, promotes himself, goes in, hits the winning runs. Ravi Shastri calling it on commentary. It doesn't get any better than that. The party begins in Mumbai. His raw power is probably what sets him apart. He'll always be remembered, I think, for some of the helicopter shots and things that he's played, but you can't do that unless you've got that out-and-out strength and raw hitting power that he possesses. You will not find a cricket ball hit much harder. Everything that a coach would teach you, MS Dhoni in a way broke that. Fastest hands in the world, I'd say. If you were out of your crease for 1 millisecond, Dhoni would get you. That is brilliantly done. When I hear the name MS Dhoni, I just think of respect. The way he's carried himself over the years, the way he played the game. You knew you were up against a big rival when you walked out to play. Every captain wants to be like MS Dhoni now. It's not that easy. He is a unique character, a unique captain, a unique leader, and one of the all-time greats. In the air, Srishan takes it! India wins!
trophy. Has won every trophy. World Cup, Champions Trophy, T20 World Cup, all the ICC titles. He had the Golden Mace as well. So he's won it all as a leader, 5 IPL titles, and the records go on. One of the greatest captains the world has ever seen. And it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.